क्लास करें, बच्चों ने तो आना नहीं है। तो हम लोगों ने जो शम्मा जलाई हुई है, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फिज़िकली क्लास करें, उसमें जो है वो हमें डीमोटिवेशन ज़्यादा मिलेगी और मोटिवेशन कम होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है ना गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम फिर भी ज़ोर से खा के बैठे हुए हैं। जो ये वाले भाई थे, अच्छा, तो वो उनके लिए तो वैसे ही इस टाइम पे आना मुश्किल था। लेकिन मैंने सुना था कि उन्होंने बड़े पक्के वचन दिए हैं। वो कहे थे मैंने पढ़ना ही फिज़िकल है। ठीक है, वो शाम में स्टार्ट होती है, तो फिर तो उनका सिंक कर रहा होगा कि यहाँ एक क्लास ली और चले गए। तो मैंने अपने आप से एक वादा लिया था कि अगर क्लास में एक भी बंदा होगा तो हम पढ़ते रहेंगे। हम जो है ना वो अपने उसको कम नहीं होने देंगे मोटिवेशन को। चूँकि लोग जो है वो कहते हैं ठीक है यार ऑनलाइन में मिल रहा है, ऑनलाइन ले लेंगे, चलता चला जाएगा। लेकिन इससे होना ये है कि पर बच्चे जब कभी भी फिजिकल क्लास नहीं लेंगे, तो अभी कई बच्चे कंप्लेन करते हैं जी फलाना कॉलेज 2018 की वीडियोस दे रहा है, फलाना कॉलेज 2021 की वीडियोस दे रहा है, फलाना कॉलेज की 4 साल पहले आखिरी क्लास हुई थी। और ये कह के बच्चे ये तो कह देते हैं कि कॉलेज बड़े खबीस हैं, बड़े जालिम लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं। और जब कॉलेज कोशिश करता है फिजिकल क्लास करने की, तो उसमें लोग आते नहीं कि अच्छा क्लास हो रही है, चलो मैं बाद में ऑनलाइन ले लूँगा। तो अल्टीमेटली कॉलेज भी सोचता है कि यार 4 साल पहले भी अगर ये टॉपिक ऐसे ही था और अभी भी ये टॉपिक ऐसे है, तो अब वो बच्चे कहते हैं नहीं टीचर अब तो इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, पहले इसकी दाढ़ी काले रंग की होती थी, तो पहले इसने ये पतला होता था, अब ये मोटा है। तो जो है ना वो बच्चे इस हिसाब से पूरा हिसाब किताब लगा लेते हैं कि ये हमारे पास पुराने लेक्चर्स हैं। और जो नए लेक्चर्स देना चाह रहे होते हैं उधर भी कोई एनकरेज नहीं कर रहे होते बच्चे के ठीक है ये अपनी एफर्ट कर लें, जब सेशन ख़त्म हो जाएगा हम बाद में खामोशी से इनकी ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। तो ऑनलाइन वाले हजरात अगर आप में से कोई लाहौर में है और वो फिजिकल क्लास लेना चाहता है या ले सकता है तो ज़रूर लें। इससे एक बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट डेवलप हुआ होता है और फिर टीचर को भी मज़ा आता है कि फिजिकल लोग बैठे हुए हैं, तो उससे ऑनलाइन में भी बेनिफिट हो रहा होता है। वहाँ पे भी ज़्यादा बेहतर वर्जन ऑफ क्लास जा रही होती है। हाँ जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने अपने गम का इजहार किया ऑनलाइन वाले उन हजरात के लिए जो कि फ़िज़िकली यहाँ मौजूद होके लाहौर में नहीं आते या क्लास नहीं लेना चाहते। और पिछली दफ़ा तो स्टूडेंट्स ने हमें कहा था सर शाम रात के वक्त क्लास हो तो हम आएँ, तो हमने रात में भी रखा। तो पता ही लगा कि जो कह रहे थे रात में क्लास रखें वो नहीं आए, और जो बेचारे दिन में पढ़ना चाहते थे उनको रात तक इंतज़ार करना पड़ता था, रात में वो क्लास में आते थे। तो कोई बात नहीं, हम बहरहाल सफ़र जारी रहेगा और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। क्या है ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? क्या हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ये सारी बातें समझ आई हैं? ये जो हमारा पहला वीक है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। हमने सबसे पहले देखा सस्टेनेबिलिटी है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस किस तरह से है। फिर उसके बाद हमने अगले दिन से देखना शुरू किया कि ये 3 चीज़ें हैं, इसको हम ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग कहते हैं। सो एनवायरनमेंट है, सोशल है और इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक के ऊपर ज़्यादा हम डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक वाले मसले ज़्यादातर हमारे अकाउंटिंग वाली साइड से कवर हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल के ऊपर बात करनी है। तो मेरा सवाल ये है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कल हम लोगों ने जो बातें की थी, इसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? सब क्लियर है? फिजिकल से रिलेटेड हमारी चीज़ें क्लियर हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और फिर हमने देखा था कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है दैट कम्स विद सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो सोशल और इकोनॉमिक भी मामला ख़राब होता चला जाएगा। अब कहानी हमने आगे बढ़ानी है। आज हमने बात करनी है सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलेंगे। तो मेरा एक सवाल, सोशल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? सस्टेनेबिलिटी तो पायदारी है, तो सोशल समाजी पायदारी क्या मतलब? वेलफेयर, लोग मतलब समाज को अब हमने कीप करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने बचपन में बड़े अच्छे उन बड़ों को देखा है जो बड़े पॉजिटिव रहते थे, जो पाकिस्तान से भी बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। दादों के साथ पोते बैठते थे, पोते दादा से सीखते थे। हमारे वाले जितने मर्जी बड़े हों, जितने मर्जी सख्त हों, उनके ऊपर जो दादा हैं यानी कि हमारे दादा,
वो उनकी हर बात मानते थे, सुनते थे, समझते थे। तो एक बड़ा प्यार मोहब्बत का कल्चर था, लोग मेहमान नवाज थे, फैमिलियाँ मिलजुल के रहती थीं, बड़े दोस्ती थी, वो नहीं प्लेटों में दाल बँटती थी और जो है वो सारे लोग एक ही मेज़ पे इकट्ठे होते थे। और ये बड़ा गुनाह समझा जाता था कि खाने के वक्त कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे इकट्ठा नहीं है, सबके सब इकट्ठे होंगे, आपस में बात करेंगे, पूरे दिन की बातें एक दूसरे से शेयर होंगी। एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत फैमिली टाइम चल रहा होता था। तो जो ज़माना पुराना वाला था वो था बहुत ही सोशल, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ। इंसान में जज्बात होते थे, वो एक दूसरे के दोस्त होते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे। माशरे में नफ़रत कम होती थी, बेईमानी कम होती थी, किसी को उसकी रंग की बेस पे डिस्करेज नहीं करते थे, किसी को ये नहीं कहते थे तुम सराइकी हो, तुम पंजाबी हो। सब के सब एक दूसरे को पाकिस्तानी मुसलमान मान के और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से चल रहे होते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ज़माना आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से इन्वायरमेंट हमारी सस्टेनेबिलिटी से आउट होती चली गई, वैसे ही हमारी सोसाइटी भी सस्टेनेबिलिटी से आउट होती चली गई। इस वक्त पाकिस्तान के जो सोशल मसलों मसाइल हैं, समाजी मसले हैं, वो क्या ऐसे मसले हैं जिससे हर आता टाइम ख़राब टाइम है? क्या है हमारे समाजी मसले? जी हाज़रीन महफिल, हर बंदा सिर्फ अपना सोच रहा है, हर बंदा अब अपना सोच रहा है, दूसरों को तो सोचना ही बंद कर दिया। हम मोहल्लेदार का नहीं सोच रहे, पड़ोसी का नहीं सोच रहे, अपने घर में ऊंची आवाज़ में स्पीकर चलाए हुए हैं। हम जो है वो किसी का ख्याल नहीं रख रहे, अपने साथ वाले घर के सामने कचरा डाल देते हैं। हर कोई अपना सोच रहा है। एक बहुत बड़ा समाजी मसला इस वक्त चल रहा है। हाँ जी, चैरिटी कम है। अमीर जो है वो अपनी तिजोरियां भरे जा रहा है और वो गरीबों को हिकारत की नज़र से देख रहा है और डिस्टेंस बढ़ गया है। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत गरीब हो चुका है, वह अमीर बहुत अमीर हो चुका हुआ है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन का मतलब ये होगा कि लोग गलत काम करेंगे और अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करेंगे। तो एक आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए था, उसे नहीं मिलेगा, और जो पैसे टिका रहा है उसको इंसाफ मिल जाएगा। करप्शन के पीछे अभी रिसेंटली अभी मैं कॉलेज जाते हुए मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस जगह पे भाई जॉब करता है उसके साथ एक असिस्टेंट काम करता है। वो काफ़ी देर से शोर कर रहा है कि मेरी तनख्वाह कम है, ठीक है, मेरी तनख्वाह कम है। उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज नहीं कर रहे थे। उसने क्या किया, जो उसने रिकवरी करनी थी मार्केट से, उसमें से वो पैसे लिए और भाग गया। स्टिल अभी भी काम कर रहा है। अच्छा, अब पैसे वो करने शुरू कर दिए, अपनी जेब में करने शुरू कर दिए। 5 से 6 लाख उसने साइड पे कर लिया, खा लिया। अब कंपनी कहती है कि आपने हमारा रिसीवेबल आपने देना है। वो कहता है अगर आप उनसे पैसे मांगेंगे मैं दरिया में छलांग मारूंगा। ओह, तो कहीं ना कहीं हम करप्शन के पीछे कुछ आंसर ऐसे भी हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही अब इन्होंने कहा कि एक एग्जांपल दिए कैमरे वाले भाइयों के लिए, चूंकि माइक आपके करीब नहीं था। इन्होंने कहा जी मेरा भाई जिस कंपनी में होता था उस कंपनी में एक बंदा जो है वो कंपनी वालों से बार बार कहता कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे बढ़ाएं। वो पैसे नहीं बढ़ा रहे थे और तंग आके उसने क्या किया, कंपनी की रिकवरी में से पैसे लेने शुरू कर दिए। और जब कंपनी को जब तक पता लगा तब तक वो 5-6 लाख इकट्ठा हो चुका था। अब कंपनी कहती है आप हमें पैसे दो। उसने कहा जी आपने ज़्यादा प्रेशराइज़ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं दरिया रावी में छलांग मार दूंगा। ऑल तो दरिया रावी में पानी मिलेगा ही नहीं, वो जाएगा तो उसको चोट जोर की लगेगी और जो है ना वो उसमें। लेकिन भाई का कहने का मतलब ये है कि सम टाइम करप्शन के पीछे कुछ रूट कॉज होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम सामने का इफेक्ट देखते हैं, हम कॉज नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अचानक से कुछ लोगों ने कह दिया जी अफगानी लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। भाई आप ये देखो कि उससे पीछे आपने उनके साथ क्या किया है, आपने उनको रिहाइश देते हुए उनके साथ क्या किया, उनके साथ बाकी क्या मामलात हैं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे रिएक्शंस जो है उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होती है। तो हम रूट कॉज को नहीं समझते, सामने वाली चीज़ को दबा देते हैं, वो दोबारा से चल पड़ती है। तो एक बंदे ने करप्शन किया, उसे बुरा भला कहेंगे, जेल भेजेंगे, उसको सज़ा सुनाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि करप्शन करने पे क्यों मजबूर हुआ। इसलिए मजबूर हुआ कि वो कंपनी में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, कंपनी उसकी वजह से अच्छा कमा रही थी, लेकिन कंपनी एक ड्यू रिगार्ड नहीं कर रही थी, उसको एक अच्छी लेजिटमेट बेहतर सैलरी नहीं दे रही थी जो उसे मिलनी चाहिए। तो अगर लोगों को यहाँ पाकिस्तान के हर शहर में ना ट्रैफिक के जो वार्डन खड़े होते थे वो लोगों को रोकते थे और लोग 100-50 रुपए चाय पानी दे के और छुट जाते थे। तो वार्डन वगैरह का अक्सर रोकने का मकसद ये होता था कि हमारी दिहाड़ी बन जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ की और इन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स की सैलरीज आज से बहुत अरसे पहले बहुत ज़्यादा कर दी और इनको बेनिफिट देने शुरू कर दिए कि अगर आप चालान करेंगे तो जितने लेजिटमेट चालान करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा।
इनको पैसे कमाने का एक लेजिटिमेट तरीका भी बता दिया, इनकी सैलरियां बेहतर कर दी। उसके बाद से पंजाब गवर्नमेंट में या पंजाब में ट्रैफिक के अंदर बेईमानियां बहुत कम हो गई। तो लाहौर में जब भी लोग सफ़र करते हैं, इवन कोई KPK से आया हो, कोई सिंध से आया हो, वो हैरान होते हैं कि यार ये लाहौर वाले रात 2 बजे भी सिग्नल पर रुके हुए होते हैं। तो इसलिए कि हमारे पुलिस वाले सही काम कर रहे होते हैं। और जब पुलिस वाले क्यों सही काम कर रहे होते हैं? उन्हें पैसे सही मिल रहे होते हैं। तो अगर कराची में एक बंदे को सही पैसे नहीं मिल रहे, मुनासिब पैसे मिल रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा कि चाय पानी बनाए। जो चाय पानी बनाएगा तो जिसने चाय पानी दिया उसे समझ आ जाएगा यार मैं जो मर्जी वॉलेशन करूँ, मैंने बस उसको 150 दे देने हैं। तो फिर हर बंदा उल्टे रूट से आ रहा होगा, हर बंदा सिग्नल तोड़ रहा होगा। जब 25 बंदे सिग्नल तोड़ेंगे और किसी और तरफ से आने वाली ट्रैफिक रुकेगी तो ये सारी ट्रैफिक सड़क पर फंस जाएगी। तो 2.5-3 घंटे तक पता लगता है ट्रैफिक आपस में गुत्थम गुत्था हुई हुई है। क्यों? क्योंकि लोग सिग्नल को नहीं फॉलो कर रहे थे। क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था बेईमानी पे सजा ही नहीं होगी, और सजा वाले बंदे के साथ अपनी यारी दोस्ती है। तो जब लोगों को खौफ खत्म हो जाता है, जब माशरे में एहतसाब खत्म हो जाता है, जब सजाएं खत्म हो जाती हैं, या जब लोगों को मजबूर कर दिया जाता है, ज़मीन दीवार से लगा दिया जाता है, बेचारे तंग आ जाते हैं, घबरा के वो बेईमानियों पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है उसके आउट होने के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लोग कवर कर सकते हैं। एक फर्म ने एक ऑडिट रिपोर्ट दी और उस ऑडिट रिपोर्ट में क्लाइंट का कुछ काम सही से नहीं हुआ था और फर्म जलील हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसके ट्रेनी ने सही काम नहीं किया था। तो ट्रेनी ने सही काम नहीं किया, मैनेजर देख लेता, मैनेजर खुद गालियां देता था फर्म को कि यार इन्होंने मुझे फंसाया हुआ है, मुझे मौका मिले मैं निकल जाऊं। मैनेजर को भी फर्म बुरी लग रही है, ट्रेनी को भी लग रहा है मेरा इतना साल हो रहा है। जब ये 2 मायूस लोग बैठ के काम करेंगे तो वो काम की क्वालिटी तो अच्छी नहीं होगी, और जब खराब क्वालिटी का काम होगा तो अल्टीमेटली फर्म को नुकसान होगा। तो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने की वजह से आपको कमर्शियल नुकसान भी हो गया। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ रहे। दूसरा सर कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या कहते हैं, पहले लोग हम तो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट करते थे। पहले पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, अब डिस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट है। पहले कन्फ्लिक्ट होता था कि 2 बंदों में इख्तिलाफ राय है, वो बैठते थे और किसी बेहतर सोल्यूशन की तरफ निकलते थे। अब इख्तिलाफ राय सिर्फ इसलिए कि इख्तिलाफ राय रखना है, दूसरे से लड़ना है, झगड़ना है, बहस करनी है, और कहीं ना कहीं इस तरीके पे चलते रहना है कि हाँ भाई दूसरे को मैं नीचा दिखा सकूँ। तो माशरे में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, फड्डे, झगड़े, इससे भी हमारी सोशल सस्टेनेबिलिटी आउट हुई। देखिए सोशल सस्टेनेबिलिटी, लोग खुश रहें, इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलजुल के, फैमिली के रिलेशन अच्छे रहें, दोस्तों के रिलेशन अच्छे रहें, सोसाइटी में लोग नजर आए, हर बंदा मुस्कुरा के, मतलब एक ऐसा माशरा है जब आप बाहर निकलें तो हवा भी साफ़ है, लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट भी है। आप जो काम किसी को कह रहे हैं वो बंदा फ़ौरन से करके भी दे रहा है, आपके हकूक़ भी पामाल नहीं हो रहे, आपको सड़क पे जाते हुए ये खौफ भी नहीं है कि मेरे से कोई मोबाइल चोरी कर लेगा। तो आप जन्नत में रह रहे हैं, आपने ज़मीन में अपनी एक जन्नत बना ली है, और ये पॉसिबल है। गैर मुस्लिम मुल्कों ने हमारी इस्लामी तालीमात को देख के और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने सेटअप उस तरह से इस्टेब्लिश कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुल्कों ने अपने आप को मिसाली बना लिया। तो फॉर एग्जांपल दुबई एक क्लेम करता है कि जी यहाँ पे रात 2 बजे भी अगर एक औरत फिर रही है तो उसको कोई खौफ नहीं है, ये सेफेस्ट सिटी फॉर ख़वातीन है। चलो वो एक मुस्लिम मुल्क है, उन्होंने सख्ती से चीज़ों को इंश्योर कर लिया। तो नॉर्वे ये दावा कर देता है, कई दफ़ा वो गैर मुस्लिम मुल्क ये दावा कर देते हैं कि हम बड़े सेफ़ हैं, हमारे यहाँ लोग महफूज हैं, किसी के साथ बुरा नहीं होगा, और सब के सब बड़े आराम से, बड़े इज़्ज़त और एहतराम से माशरे में सर्वाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान में मगरिब के बाद एक खातून अगर अपने काम की जॉब से वापस आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरे का शिकार है, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब सी नज़रें उसकी ताक में हैं, बहुत सारे लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान में जब कमाना चाह रही है, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाह रही है, तो वो सिचुएशन ही नहीं है, वो माहौल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग डर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो सहम जाएंगे, माशरा दबना शुरू हो जाएगा, घुटना शुरू हो जाएगा, और कहीं किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। और क्या मसले हैं सोशल? कितना मज़े का पेपर है, आराम से बस कुछ भी बातें करते रहो करते रहो करते रहो, पता लगता लेक्चर हो गया। हाँ जी। अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो उसका एक और एग्जांपल है, वो ये है कि सारा साल एम्प्लॉइज एक अच्छा क्या कहते हैं कंपनी के साथ लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। जैसे उनके क्या कहते हैं एक इंक्रीमेंट का टाइम आता है, वहाँ पे फर्म कंपनी कोई भी वो लॉस में चल जाती है, वहाँ पे उनको सारा साल के इतने उनके क्या कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाए जाते हैं कि उसको लगता है कि यार मैं इतना अगर बुरा था तो मुझे पहले बता देते। हाँ, पूरा साल लोग ऐसी उम्मीद पे अच्छा काम करते रहते हैं कि हमें एंड पे अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा,
और बिल्कुल इंक्रीमेंट के करीब इनकी बात सही है कि कंपनी के माली हालात पतले हो जाते हैं, वो मुश्किलात में आ जाती है और वो एक चार्जशीट बना के बैठ जाते हैं कि इस बंदे ने 7 महीने पहले ये बुरा किया था, 3 महीने पहले ये बुरा किया था। अगर उसको 7 महीने पहले बता देते उस वक्त छोड़ के चला जाता, इनका नुकसान होता। उस वक्त उसको साथ लेके चलते रहे, कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे। अब जब पैसे बढ़ाने की बात आई तो अनफॉर्चुनेटली जब प्रैक्टिस ये डेवलप हो गई हो कि यार बस हमने चालबाजी करके सारा धन अपने पास कर लेना है, सारे पैसे अपने पास, तो दूसरों को कुछ नहीं देना। जो खर्चता नहीं है उसे मिलता भी नहीं है, जो रोक लेता है उसका रिस्क रुक जाता है, जो अपने खर्चे रोक लेता है तो उसको फिर मिलता भी हिसाब से, यानी जो हिसाब से खर्च करता है उसको फिर मिलता भी बहुत ज़्यादा हिसाब से है। तो मैंने ये थ्रू आउट देखा है कि अल्लाह का वही इकोसिस्टम जिस तरह का है जानवरों के केस में, उस तरह से इंसान के पैसे वाले उसमें भी है। अल्लाह अक्सर कहता है कि सदका करो, इससे माल में बरकत होगी। बंदा कहता है लो मेरे पास जो पैसे हैं उसमें से भी कम कर दूं, बरकत हो जाए, ये अजीब सी बात है। लेकिन एक निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, लोग पैसे खर्चते हैं, चीज़ें गोल घूमती हैं, अल्टीमेटली उसी सोसाइटी से आपको ही पलट के बेनिफिट मिलता है। तो वो इदारे जो अच्छे पे मास्टर हैं, वो जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, जो सोसाइटी का ख्याल रखते हैं, जो सोशल नीड्स का ख्याल रखते हैं, जिस इदारे के एम्प्लॉयज़ जितने मोटिवेटेड और अपने इदारे से जितने खुश हैं, उसकी उतनी तूफ़ानी परफॉर्मेंस है। मैकडोनल्ड्स ने एक दफ़ा कहा था, मैकडोनल्ड तो इदारे का नाम है, वो जो इंसान है वो भी मैकडोनल्ड था। मैकडोनल्ड ने एक दफ़ा कहा था, दिस इज़ नॉट फैक्ट्रीज दैट गिव्स यू प्रॉफिट, इट इज़ द वर्कर्स हु वर्क इन दोज फैक्ट्रीज। फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं दे रही, फैक्ट्री तो कोई भी लगा लेगा, असल तो फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो, उनकी मोटिवेशन, वो कितने खुश हैं, उनकी आंखों में कितनी चमक है, वो कितने दिल से काम कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त कंसिडर करने के हवाले से। जिस बंदे ने कमाना है वो अगर खुश होगा तो वो अपने घर जब जाएगा वो सेटिस्फाइड होगा, ऐसे ही है, वो खुश, उसकी फैमिली खुश। इट मीन्स कि जो उस पे डिपेंडेंट है वो जब माशरे में जाएंगे तो इट मीन वो पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना उन्होंने सुने होंगे ना उस पर वो डिस्कशन करेंगे। तो कई चीजें ऑलमोस्ट सारी एक चेन ही है, एक चेन कड़ी एक ठीक है। हाँ, तो बाकी अब एक चेन है। प्रॉब्लम ये है कि हम नीचे वालों के साथ अच्छा करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं किसी एक जनरेशन ने, किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने रोकना है और उन्होंने कहना यार मेरे साथ बुरा हुआ कोई बात नहीं, मैं आने वालों के साथ अच्छा करूं। हम फम में ये तजर्बा करते थे कि फम में हमारे साथ अगर बुरा हो रहा होता था तो हम सारे बैच ने वचन लिया था कि हम एक काम करेंगे, यार हमारे साथ बुरा हुआ, हम आने वाले बच्चों के साथ अच्छा करेंगे। तकरीबन चंद ईयर्स में फर्म का कल्चर इतना चेंज हो चुका था कि हमारे फर्म छोड़ने के बाद भी जो लोग फर्म में जाते थे कहते थे फर्म का बड़ा अच्छा कल्चर है, सीनियर्स बड़ी हेल्प करते हैं। जबकि हम जब पहुंचे थे तो बहुत ज़्यादा ये बताया जाता था कि सीनियर ब्लॉक करते हैं सही से वो। तो एक बैच ने सिर्फ ये सोचा कि हमने अपने ऊपर जो बुरा हुआ है उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करना, हमने आगे वाले को अच्छा करना है। अब जो हमारे आने वाले जूनियर्स को पता लगा कि उनके साथ अच्छा हुआ है तो उन्होंने अपने आगे वाले जूनियर्स के साथ अच्छा किया। तो ये एक चेन चल पड़ती है, इसमें कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ लोगों को मुश्किल से गुजरना पड़ता है, बट दिस इज लाइफ। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं है तो माशरा अजीब सा हो जाएगा और अगेन वो माशरा फिर कमा भी नहीं सकेगा। तो आपको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आपको अपनी सोशल सस्टेनेबिलिटी को बेहतर करना पड़ता है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आपको एक चीज हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगेन इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर आपने एक चीज़ हासिल करनी है तो दूसरी चीज़ को कुर्बान करनी पड़ेगी। होता क्या है, समटाइम क्या होता है, आप सीए क्यों कर रहे हैं, आप अपनी जवानी क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना वक्त क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस वक्त कमा भी नहीं पा रहे, आप इस वक्त कुछ पढ़ी जा रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ बैचमेट्स हों जो ट्यूशन्स पढ़ा के 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो सकता है कुछ लोग नौकरियां कर रहे हो 60-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो और आप कमा भी नहीं रहे और पढ़ भी रहे हैं। तो इस वक्त आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम लगा रहे हैं, इस वक्त आप कमा नहीं पा रहे इसलिए कि आप फ्यूचर में बहुत बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं। तो होता ये है कि समटाइम हमें एक बेहतर फ्यूचर के लिए अपने आज को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि वो सेक्रीफाइस से हमें नुकसान होगा, वो सेक्रीफाइस फॉर बेटर गुड होती है। हम आज अपने आप को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ देते हैं जिससे हम फ्यूचर में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो इसका मतलब है कि जब आप अपनी फैक्ट्री पे चिमनी लगाने का सोच रहे होंगे तो ये आज तो खर्चा है, लेकिन कल को आप माशरे को बेहतर कर रहे हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के बेनिफिट आप तक तो आना है। प्लस आपके इन्वेस्टर्स कहेंगे यार ये अच्छा है, देखो सबकी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, इसने अपनी फैक्ट्री पे धुएं के ऊपर कंट्रोल किया है। इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता जब इखलाकी होता है तो वो कहता है भाई मैंने पैसे जहाँ भी इन्वेस्ट करने हैं फ़ायदा तो आ ही जाना है, तो वाई नॉट कि मैं सस्टेनेबल कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, मैं ग्रीन कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। दुनिया में कंसर्न बढ़ता जा रहा है और हम दुनिया से आइसोलेट नहीं हो सकते। पाकिस्तान में मेजॉरिटी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से चल रहे होते हैं
और इंटरनेशनल इन्वेस्टर अब बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी फ्रेंडली हो चुका हुआ है। तो ऐसे में हम इस मुल्क में एब्सोल्युटली ये कह नहीं सकते कि ये चीज़ बेकार है, और अगर हम इसे सही नहीं करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा भयानक पाकिस्तान मिलेगा। हमारे बच्चों को एकदम से कोई मार देगा, हमें सड़क पे चलते हुए हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, हम अपने नौकरियां करेंगे तो हमें बॉस अच्छे नहीं मिलेंगे, हम कल को अपना इदारा बनाएंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं होंगे, तो पूरा माशरा ख़राब हुआ हुआ है। तो ये बात सही नहीं है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जितना ही भयानक सोशल सस्टेनेबिलिटी वाले मसले भी हैं। अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लिया और सोशल नहीं अचीव की तो भी बात नहीं बनी। तो इसका मतलब हमने इन पिलर्स को बैलेंस लेके चलना है। किताब से अगर पूछें तो वो कहते हैं कि भाई सोशल फुटप्रिंट्स वगैरह, तो उन्होंने चंद एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी बहुत बड़ा मसला है, गुर्बत है आधे से ज़्यादा मसाइल की जड़ है। जब लोग गरीब होते हैं, काम मुश्किल होता है, चोरियां करने में मजबूर हो जाते हैं, चोरियां नहीं भी करते तो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ उनसे कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, वो तनख्वाह नहीं बढ़ाते तो वहाँ पे थोड़ा सा बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, हमेशा कुछ लोग अमीरों को देख देख के सड़ रहे हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है। तो एक बंदे के पास कई दफ़ा बहुत कुछ होता है लेकिन वो दूसरे को देख के सोच रहा होता है मेरे पास वो नहीं है तो बस मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये इनइक्वालिटी और ये पॉवर्टी, इस तरह के बड़े मसलों मसाइल। देन सोशल एक्सक्लूजन और इनजस्टिस, पता लगा जी इस तबके को हटा दिया गया है, जी ये अफ़गानी है, ये बलोची है, ये पंजाबी है, ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये सराइकी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लोगों को बुरा लगता है कि भाई मुझे मेरी कौमियत की बेस पे तुमने नौकरी नहीं दी, मुझे मेरे फ़िरके की बेस पे तुमने कंपनी से निकाल दिया। तो पता लगा जी ये अहले तशी है इसको निकाल दो, ये सराइकी है इसको नहीं रखना, ये सिंधी है ये तो अच्छे लोग नहीं होते। तो क्या होगा, आपस में पूरा माशरा ख़राब हो जाएगा। कुछ अरसे पहले ये वाली चीज़ गिनती के एक आध सूबे में थी, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तकरीबन हर सूबे में ये जंगें चल पड़ी हैं कि ये तो उस कौम का है, ये उस कौम का है। पहले सिर्फ ये शिया सुन्नी फसाद होते थे, अब ये है कि जी तो बलोची है, ये पंजाबी है, और इवन पंजाब में ये पंजाबी और सराइकी है। एक ही सूबे के दो बड़े करीब करीब की कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले आपस में लड़ना शुरू हो गए, और अचानक से मेरे जैसे किसी उर्दू बोलने वाले को कह दिया तो महाजिर है। और भाई मैं कहाँ से महाजिर, मैं पाकिस्तान में पंजाब में पैदा हुआ, मेरा बाप पंजाब में पैदा हुआ, हाँ मेरे दादा लखनऊ से आए थे, उनके उस वजह से मेरे लहजे में अगर उर्दू है तो उसका ये मतलब है कि मुझे लेबल लगा दो कि मैं महाजिर हूँ और मैं पंजाब में क्यों रह रहा हूँ। अब तो 70-80 साल में ये भी समझ नहीं आती। वही वाली बात है, कौन सा महाजिर, मैं पाकिस्तान में पंजाब में पैदा हुआ, मेरा बाप पंजाब में पैदा हुआ तो मैं पंजाबी हूँ। मैं सरगोदा में पैदा हुआ, मेरे फादर शोजाबाद में पैदा हुए, तो हम पंजाब के हैं। और ख़ास तौर पे मतलब हमें पंजाबी कहलवाना चाहिए। मतलब अगर ये वो हो, और पहली बात है कि क्यों कहलवाएं कि ये पंजाबी और ये सिंधी है। मैं पाकिस्तानी हूँ, दुनिया में तो हमें एज एक नेशन देखते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी ओवरऑल बड़ी शनाख्त है मुसलमान, और मेरी रियासती या बाउंड्री वाली शनाख्त ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन जब माशरे में ये चीज़ें बढ़ती हैं, जब हम कहते हैं कि यार इस ग्रुप को साइड पे कर दो, इसकी नहीं सुननी, इनके साथ ऐसे करना है, आप इनजस्टिस कर रहे होते हैं, कुछ को अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, कुछ को नहीं मिल रही होती, कुछ खास तरह की जॉब्स आप एक खास तबके को दे रहे हैं तो बाकी तबके महरूमी का शिकार होते हैं। फिर अगर एसेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही लोगों को, खाने के लिए नहीं मिल रहा, रहने के लिए नहीं मिल रहा। अब इस वक्त बजट में भी जो मर्जी गवर्नमेंट कोशिश कर ले, लॉन्ग टर्म सेहत हेल्थ वगैरह पे जितना मर्जी काम कर ले, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद नहीं कर सकते। उसमें 25% करप्शन हो रही है लेकिन 75% लोगों तक पहुंच रहा है। वो लोग जो नहीं कमा पा रहे, वो लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ वजीफा पैसे मिल रहे हैं। अब अगर हम कहेंगे नहीं है तो कशकोल तोड़ दें, ये सारी चीज़ ख़त्म कर दें, तो शायद ये सारी चीज़ें ख़त्म करके हम एक अच्छी महज़ब नेशन बन सकते हैं, लेकिन वो लोग मर चुके होंगे। प्रॉब्लम है हमें उनको भी साथ लेके चलना है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को भी चलना है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है कि इसने जो करंट जंग है वो भी लड़नी है और अपने फ्यूचर को भी बेहतर करना है। तो हमें आज वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी लेके चलना होगा, आज हमें हेल्थ और सेहत पे भी खर्च करना होगा, और आज हमें अपने बजट का सबसे बड़ा खर्चा ये करना होगा कि हमने जो लोन लिए हुए थे हम उसके सूद दे रहे हैं। तो ये बहरहाल ये मसलो मसाइल है। तो एसेंशियल सर्विसेज कई दफ़ा लोगों को कमोडिटीज़ नहीं मिल रही थी, एजुकेशन नहीं मिलती, साफ़ पानी नहीं मिलता लोगों को, गैस नहीं मिलती, बेसिक वसाइल नहीं मिल रहे होते। फिर सिक्योरिटी और गवर्नेंस, पूरे मुल्क का मसला। कई दफ़ा आपके शहर की जो हुकूमत है वो शहर सही से नहीं चला रही होती, आपका सूबा मिस गवर्न हो रहा होता है। अब अगेन ऐसे में कराची वालों से माजरत के साथ, मैं काफ़ी मोहब्बत करता था कराची शहर से। मैं 2005 में कराची से मैंने आर्टिकल स्टार्ट किए हैं। मेरा नानका कराची से है, मेरे 2 भाइयों की शादी कराची में हुई है, मेरा
बहुत दफ़ा कराची चक्कर लगता रहता है, तकरीबन हर साल किसी ना किसी 2-3 वजूहात से कराची जाता हूँ आता हूँ। मैं पिछले बड़े अरसे से कराची को देखता आ रहा हूँ, अपने बचपन में देखा, फिर मैं जब प्रोफेशनल वाले टाइम पे 2005 में गया तो मैंने आज से 21 साल पहले 22 साल पहले का कराची भी देखा हुआ है, मैंने 30 साल पहले का कराची भी देखा हुआ है। इतना खूबसूरत, इतना मज़ेदार शहर होता था और मैं हमेशा फैंटेसाइज करता था कि अल्लाह ये लाहौर सरगोदा के वेदर कराची जैसे क्यों नहीं हो जाते। खुशगवार हवा चल रही होती थी, ठंडी ठंडी सी मज़ेदार सी हवा होती थी। शदीद गर्मी में टेम्परेचर होता था 29-30, जब यहाँ 45 में सड़ रहे होते थे हम। ज़बरदस्त सा सिस्टम होता था, एक मुनासिब सी हरियाली थी, समंदर का पानी की वजह से एक अच्छी ठंडी हवा आती रहती थी। आज वो समंदर, जिस समंदर को मैंने देखा उस समंदर से वो बहुत आगे जा चुका हुआ है। ढूंढ के पता लगता है वो पीछे समंदर है। साहिल गंदा हुआ पड़ा हुआ है, समंदर तक आने वाले बहुत सारे रास्तों पे रुकावटें हो गई हैं। समंदर के करीब एक बहुत बड़ी बेल्ट पे कुछ बड़ी मॉडर्न सी सोसाइटीज़ बना के उन्होंने उसको भी कवर कर लिया है। शहर में दरख्त ढूंढने पे नहीं मिलता। तो अब पिछले 5-6 साल में कराची के साथ क्या हुआ है, बारिशें जो कराची में बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, एकदम से अजीबोगरीब सी बारिशें होना शुरू हो गई, सैलाब आना शुरू हो गए, कराची में कई कई दिन तक पानी खड़ा रहना शुरू हो गया, इसलिए कि वो सारे रास्ते भी रुक गए थे, इसलिए कि सब लोगों को लगता था बस मैं अपना बिजनेस चला लूँ चल जाएगा। तो सारे लोग पैसे दे दिला के काम वो करते थे। जब शहर को अच्छी गवर्नेंस नहीं मिली, अब अगेन इससे पहले कि मेरे लेक्चर में से क्लिप निकाल के और लोग पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM वर्सेस PTI लड़ाई शुरू कर दे, किसी ने भी शहर पे तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का नंबर 1 शहर, पाकिस्तान का ट्रेड हब, पाकिस्तान की सारी ट्रेड गवादर तो भी उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है। तो पाकिस्तान की 90% से ऊपर ट्रेड जानी ही कराची वाले रूट से है। तो एक ऐसा शहर जहाँ पे पोर्ट मौजूद है, एक ऐसा शहर जहाँ से 3 इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, एक ऐसा शहर जहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, किलोमीटर्स पे फैला हुआ इंडस्ट्रियल जोन, जहाँ छोटी छोटी इतनी सनतें लगी हुई हैं। गरीब परवर शहर, मतलब एक आम आदमी बड़े सस्ते में खाना खा सकता है, बड़े सस्ते में कपड़े खरीद सकता है और हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। इतना ज़बरदस्त शहर इतनी बड़ी आबादी के साथ अच्छी गवर्नेंस नहीं मिली। अब ऐसे में होता ये है कि वो कहते हैं जी हमारे साथ इंतकाम लिया गया, जो हुकूमत है हमारे साथ बुरा किया। यहाँ पंजाब में मुख्तलिफ लोगों ने जिस दौर में भी जिसको भी वोट दिया, यहाँ एक कंपटीशन रहा। नून लीग आई तो उसने कहा जी अब हमने बेहतर काम करके दिखाना है। PTI आई तो उनको ये था कि अच्छा नून लीग वालों का पंजाब की वो मशहूर थी, हमने भी पंजाब में अच्छा काम करना है। ये और बात है कि उन्हें सियासी रीजंस की वजह से उस्मान बुज़दार को लाना पड़ गया और वो फिर दोबारा से कबाड़ा हो गया। लेकिन मुकाबला चलता है कि जी कौन ज़्यादा काम कर रहा है। तो ऐसे में सियासी रीजंस ही सही इस शहर को अच्छी गवर्नेंस मिलती गई। उस तरह की गवर्नेंस कराची शहर को नहीं मिली। तो लोग जो यहाँ से कराची जाते थे बड़े शौक से, रोशनियों का शहर कहलाता था, आज वो बेचारा बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा हुआ है। इतने सारे मसलों मसाइल हैं, लोग आवाज़ार हैं, ऊपर से फिज़िकल मसले तो अलग, इन्वायरमेंट के मसले, दरख्त ये वो तो अलग है, सोशल मसले, मोबाइल स्नैचिंग, सेफ्टी के मसले। तो इन सब के पीछे कई दफ़ा ना गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम एक बहुत बड़ी डिबेट गवर्नेंस पे किया करेंगे। हमारा IFRS S1 का एक बहुत अहम एरिया है गवर्नेंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस IK अपने ऑफिशियली हमारे सिलेबस में ऐड किया हुआ है कि हमें गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो कई दफ़ा अच्छी गवर्नेंस ना होना, अच्छी सिक्योरिटी ना होने की वजह से अच्छे खासे मसलों मसाइल आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट आ जाता है, लॉलेसनेस आ जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, करप्शन, वीक गवर्नेंस और बहुत सारे इस तरह के मसले होते हैं। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट और वेलबींग की इनिशिएटिव्स नहीं होते। गवर्नमेंट अपना काम कर रही होती है, लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आवाम को तालीम नहीं कोई दे रहा होता, आवाम को अवेयरनेस नहीं दे रहा होता, आवाम को गाइड नहीं कर रहे होते कि भाई ऑनलाइन कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ऑनलाइन कैसे कमाया जा सकता है, सूद में और बाकी चीज़ में क्या फ़र्क है, अपनी तरबियत कैसे करनी है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को कैसे लेके चलना है। तो जब इस तरह की चीज़ें मिसिंग होती हैं तो ये सारे वो कॉमन इशूज़ हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। सस्टेनेबिलिटी में रट्टा तो हमने मारना ही नहीं। पेपर में इनमें से कोई भी बात ना लिखी और आप 15-20 वो बातें लिख दें जो हमने की हैं या जो इससे रिलेट कर रही हैं तो भी काफ़ी है। तो ये किताब ने हमें कुछ सोशल फुटप्रिंट्स बताए कि कुछ सोशल मसलों मसाइल क्या हैं। तो अब सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या बुलाया? इट रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। ये रेफ़र करता है कि सोसाइटी की हम उस कैपेसिटी का जिक्र करें कि वो तमाम लोगों की वेल बीइंग को बेहतर कर सकें बाय इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू basic needs, protecting human rights and promoting social
इक्वालिटी। जब आप लोगों के राइट्स पूरे करेंगे, सोशल इक्वालिटी लेके आएंगे तो बेहतर होगा। इट एम्फसाइजेज फेयरनेस, जस्टिस एंड डिग्निटी फॉर इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एंटिटी। कौन सी कौम है, कौन है, हम उसको इग्नोर करते हैं। पर्पस है हम ऐसी कोहेसिव, हम आहंगी वाली सोसाइटीज़ बनाएं जहाँ इंडिविजुअल्स कैन थ्राइव, जहाँ इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे से चल सकें, खुश रह सकें। सोशली सस्टेनेबल सोसाइटी सपोर्ट करती है हेल्थ को, एजुकेशन को, सेफ्टी को और कल्चरल नीड्स ऑफ पीपल। तो ऐसे में जब बातें हवाई करनी है तो वाई नॉट के डिस्कस करें कि एक कंपनी ऐसा क्या करे कि वो एक बड़ी खूबसूरत सोशल सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही हो कंपनी में। क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए कंपनी को? सबसे पहले तो कंपनी सोशल, अपने जो एम्प्लॉयज हायर करने हैं, आपने किसी से भी काम करवाना है, उसको कम से कम इतनी सैलरी बेनिफिट, जब किसी को हायर करें तो उसको एक जस्टिफाइड सैलरी मिलनी चाहिए। और रिटायरमेंट वगैरह पे उनको को फंड्स और इस तरह के बेनिफिट मिलने चाहिए, ताकि उनको एक सेफ्टी वाली फील हो कि मैं चला भी गया, कंपनी छोड़ भी दी या ख़त्म भी हो गया मेरा टेन्योर, तो भी मेरे पास कुछ ऐसी अमाउंट होगी जिससे मैं कुछ ना कुछ गुजारा करूँ। इन्वायरमेंट वहाँ का ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ पे पॉलिटिक्स से ज़्यादा काम पे फोकस किया, इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स लेस हो, काम प्रोडक्टिविटी पे फोकस हो, ना कि टांग खींचने पे। मेरिट होना चाहिए, चीज़ें मेरिट पे होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट मेरिट पे हो, उनको सिलेक्शन मेरिट पे हो, किसी को एलोकेट करना हो तो मेरिट पे हो। चेंजेस जो भी हो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट पार्शली चाहे होती हो, लेकिन एम्प्लॉयज को साथ उसमें इंडल्ज रखा, चेंजेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व रखा जाए, एम्प्लॉयज़ को पता हो कि चेंजेस उनके लिए हैं, वो आएँ, वो उन चेंजेस को यस कहें और वो खुशी से उसका साथ दें। और ना कि सीनियर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट जो है वो आपस में डिस्कस करके जो लोअर मैनेजमेंट है उसको कहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले अपना को फैसला कर लें और नीचे वालों को बस वो फैसला थोप दिया जाए। और क्या करे कंपनी सोशल सस्टेनेबिलिटी? पता है इस पेपर में किताब से तो बाहर निकल जाना है, हमने सोचना है। चूँकि पेपर कॉन्सेप्चुअल है, मैं पिछले पूरे सेशन लोगों को बार बार कहता रहा हूँ कि भाई सोचने की आदत डेवलप करनी है। और पेपर वाले दिन बच्चों ने वापस आके फीडबैक दिया कि सर क्लास में जो हमारी एक आदत बनी थी ना, जो हम सोचते थे, उसने पेपर में हमें काफ़ी काम दिया। इस दफ़ा का पेपर जो है वो किताब तकरीबन साइड पे करते हैं, मुश्किल से किताब थोड़ी सी जगह पे यूज़ हो सकती थी, ज़्यादातर जगह आपकी नॉलेज और आपकी लिखने की कैपेसिटी या आपकी सोचने की कैपेसिटी ने काम आना था। तो जितना ज़्यादा सोचें उतना अच्छा है। कैसे सस्टेनेबिलिटी बेहतर करें कंपनी की? प्रमोशन होनी चाहिए, मेरिट पे प्रमोशन होनी चाहिए, और या टाइम से एक टाइम गुजरने पे प्रमोशन और कई दफ़ा परफॉर्मेंस पे प्रमोशन हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, लोगों की अच्छी ट्रेनिंग दें, उनको गाइड करें, उन्हें समझाएं, उनको प्रोफेशनली अच्छा इंसान बनाएं, उनको एकेडमिकली अच्छा इंसान बनाएं। क्योंकि अभी ये शायद देखा जाता है कि मार्केट में तो ये नहीं है, मार्केट के कंपैरिजन की तरफ लोग चले जाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में मोस्टली जब अपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आती है तो वो कंपैरिजन पे चले जाते हैं कि कम हमारे कंपैरिजन में इंडस्ट्री में जाओ तो वो तो ये कर रहे हैं, ऐसे ही हमसे क्यों ये डिमांड करते हैं या आप क्यों ये कहते हैं। तो कंपनी में इसको हम कहते हैं मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज होनी चाहिए, पर्क्स होने चाहिए, और अगेन उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करें। तो अगर एक एम्प्लॉय कहेगी जी वो इदारा तो 10,000 ज़्यादा देता है, आप कम देते हैं, तो आप कहें यार तुम्हें कैरियर प्लान भी तो दे रहे हैं, तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं, तुम्हें आज अकाउंट्स में भेजा हुआ है, कल तुम्हें फाइनेंस में भेजेंगे, परसों तुम्हें इंटरनल ऑडिट के अंदर भेज रहे होंगे, तुम्हारा स्किल सेट बन रहा होगा, तुम कल को कभी मार्केट में निकलोगे तो तुम उस बंदे से डबल सैलरी पे जा रहे होगे। तो ये जो तुम्हारी ग्रूमिंग हो रही है, तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है, जो तुम अलग अलग डिपार्टमेंट में सीख रहे हो, दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग जो हम तुम्हें दे रहे हैं। तो हो सकता है पैसों की मद में दूसरा ज़्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन वो ज़्यादा पैसे देके तुमसे बुक एंट्री करवा रहा है, सिर्फ एंट्रियाँ करवा रहा है। हम तुम्हें साथ साथ ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और तुम्हें एक ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो ये चीज़ की अपनी एक वर्थ है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक चाहे कंपनी है कुछ भी है, वहाँ पर कम से कम ऐसा लाइक टीचर टाइप या इस तरह का बंदा होना चाहिए जो कम से कम ये इंसान को गाइड कर सके कि अपने प्रोफेशन को आपने जगह डेवलप भी करना है, ठीक है, तो एक किस तरह करना है। इन्होंने कहा कंपनियों में कुछ इस तरह के लोग होने चाहिए, कुछ ऐसे मैनेजमेंट के लोग हों, कुछ ऐसे सीनियर बंदे हों जो गाइड करें टीचर की तरह। इसके लिए ऑफिशियल वर्ड इस्तेमाल होता है मेंटोर्स।
तो कंपनी में ये बड़ा ज़रूरी है कि कुछ जो बड़े हैं वो मेंटोर वाले रोल में आएँ और वो आने वाले नए लोगों को साथ साथ ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझाएं, टाइम कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, बॉस ने डेडलाइन दे दी तो किस तरह से करना है। फर्म्स में ये काम हमारे सीनियर्स कर सकते हैं, लेकिन वो खुद इतने परेशान हुए हुए होते हैं कि वो अपने आगे वालों को नहीं गाइड करते। तो सम टाइम वी नीड दोज टाइप ऑफ मेंटोर्स। तो एक अच्छी कंपनी वो हो जहाँ एक मेंटोरशिप का सिस्टम हो, या कहीं एक कम से कम एक अच्छा HR डिपार्टमेंट हो जो लोगों के कैथारसिस करता हो, लोगों के ग्रीवेंसेस के ऊपर बात करता हो। तो निज़ाम में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। सर राइट नो जो एक ना वो सैलाब की तरह जो चीज आ गई ना, कोर्सेज 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 कोर्सेज, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं, बिल्कुल। मेरा ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट हो। इतनी कैपेसिटी भी नहीं है हर बंदे की कि वो अपने आप को काम भी करे, स्किल्स भी सीखे। ऐसे ही तो अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के ये भी देखना है कि मैं कौन से स्किल्स में अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। अब इसका मतलब है कि अब हम देखें, अब हमने देखना है कि कंपनी क्या करे। तो आइडियली कंपनी बताए कि लोगों को क्या क्या स्किल सेट चाहिए। अगर कंपनी ऑफिशियली कुछ कोर्सेज उनके पोर्टल में डाल दे कि भाई ये आपके लिए मैंडेटरी है, बाकी आप कुछ करना चाहें तो अच्छा है। अब हर बंदा कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? पहले नहीं होते थे, इसलिए कि वो रील्स देख रहा है, इसलिए कि उसने दिन में 250 रील्स देखी हैं और 250 रील्स में से उसको 50 जगह पे ये पता लगा है कि अगर तुमने आज रोबोटिक टेक्नोलॉजी ना समझी तो तुम फारिग हो। तुमने अगर आज AI एजेंट बनाना नहीं सीखा तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम अगर जो है वो तुम्हें कम्युनिकेशंस में से गूगल के एड्रेसेस निकाल के और उसके अंदर से एक मार्केटिंग का मैसेज नहीं क्रिएट करना आता तो तुम क्या करोगे? तो ये जो ब्लॉटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसने लोगों को परेशान कर दिया है। अब हर बंदा डबल एफर्ट भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, कुछ सीख भी रहा है और पता नहीं क्या क्या सीख रहा है और उसे खुद भी नहीं पता कि वो। तो कितना अच्छा हो कि इदारे में कुछ बड़े आपको गाइड करें कि दीज आर सम एसेंशियल कोर्सेज जो आपने लाजमी करने हैं। जैसे आईकैप का रोल एक माँ की तरह से है। बजाय इसके कि आईकैप अपने बच्चों को कंफ्यूज होने दे, आईकैप अपने बच्चों को कहता है कि तुम्हारे ये 4-5 स्किल सेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को MS ऑफिस आना चाहिए। आईकैप ने ऑफिशियली करिकुलम का हिस्सा बना दिया और आपको कहा कि जी MS ऑफिस की स्किल्स लें और इस लेवल पे स्किल्स की अब इंटरनेशनल बॉडी माइक्रोसॉफ्ट खुद उसका एग्जाम ले रही है। देन प्रेजेंटेशन, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस मिस होता है जब वो आते हैं तो उन्हें बात नहीं करनी आती, घबराते हैं, तो उनके लिए प्रेजेंटेशन PPE का कोर्स उन्होंने वो कर दिया। देन उसके बाद आजकल डाटा इतना ज़्यादा है, उसके अंदर इतनी चीज़ें, फिर AI आ गई तो उन्होंने डाटा एनालिटिक्स और AI का हैंड्स ऑन कोर्स दे दिया। तो फिर गवर्नेंस और ये एथिक्स को किस तरह से लेके चलना है उसके ऊपर उन्होंने एक अलग हैंड्स ऑन कोर्स दे दिया। लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, उनकी स्पीकिंग या राइटिंग बड़ी अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए इंग्लिश का कोर्स दे दिया। तो अदर देन आईकैप के कैफ CFAP के पेपर्स, आईकैप 5 स्किल सेट आपको बाय डिफॉल्ट दे देता है। ये नहीं कि अगर एक बंदा आईकैप में आता है और वो आंखें बंद कर ले, लेफ्ट राइट कुछ ना देखे, तो भी बाय द एंड ऑफ क्वालिफिकेशन उसके पास वो 5 स्किल सेट आ गए जो कि मैंडेटरी थे। उससे ओवर एंड अबव कुछ लेना चाहे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो MS ऑफिस नहीं लेना चाहे तो उसके पास चॉइस है। इदारे ने उसको रेगुलेट कर दिया क्या तुम इस तरह से। तो कितना मजा है कि कंपनी वाले इस तरह से करें कि अब आपकी जो अगली प्रमोशन होगी वो तब होगी जब वो वाले 2 कोर्स के आप सर्टिफिकेट जमा कराएं। तो फिर कंपनी क्या करती है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज देती हैं लोगों को, उसके साथ उनकी सिंक कर देती हैं परफॉर्मेंस को, उनके अप्रेजल को उसके साथ लिंक कर देती हैं। तो फिर कंपनी जो है वो लोग वो वाला स्किल सेट लेते हैं, उसका कंपनी को भी फायदा हो जाता है उनके रहते रहते, और उन एम्प्लॉइज़ का अपना एक प्रोफाइल भी बन जाता है। तो ऐसे में आपने कहा कि जी इतने सारे कोर्सेज नज़र आते हैं और लोग उस तरफ चले जाते हैं, तो कितना मज़ा है कि मैं जिस कंपनी में बैठा हूँ वो मेरे लिए सोच रही है। मेरी कंपनी मुझे बता रही है कि हर साल मुझे कौन से 4 कोर्स करने चाहिए। मेरी कंपनी का अपना एक इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। तो अगर मेरी कंपनी मेरी ये नीड्स पूरी कर रही है तो ना मैं टकराऊंगा और कोर्सेज को, ना मैं गलत कोर्सेज करूंगा, ना मेरा इतना टाइम वेस्ट होगा। मेरी ज़िंदगी खुश होगी, जब खुश होगी मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा, मेरे इदारे को भी फ़ायदा होगा, मेरे समाज को भी फ़ायदा होगा। तो सम टाइम एक बहुत बड़ी मेहरबानी किसी बड़े की एक छोटे पे ये होती है कि उसे कहे बेटा ज़्यादा मत सोचो, ये रास्ता है, इस तरह से चलो। चूँकि वो जैसे घोड़े पे नहीं, वो ऐसे करके यूँ मतलब 2 तरफ ऐसे वो पट्टी लगी होती है कि सामने नजर आया वो तेज़ी से चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो सम टाइम देयर इज़ अ नीड कि एक बंदा जिस पे इतनी ब्लॉटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जाके इन्फॉर्मेशन से टकरा रही है, उसको सांस लेने का मौका मिले और वो कभी थोड़ा सा पलट के सोचे कि भाई मैं क्या करूं। तो एक बड़ा उसे डायरेक्ट कर दे कि भाई ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ताकि वो बच्चा जब उस फुट स्टेप्स पे चले तो बेहतर तरीके से चल रहा हो। तो दैट वाज अबाउट सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो हम ये बात कर रहे थे कि सोशल सस्टेनेबिलिटी हम किस तरह से अचीव करें या इदारे क्या कोशिश करें। तो हमने उस पर जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर इदारों से ज़्यादा गवर्नमेंट ने काम करना है, इदारे ने अपने इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क या पूरे सूबे या पूरे बड़े आज़म लेवल पे काम करना होता है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंपनी कैसे बेहतर करे, सोशल नहीं, इन्वायरमेंटल।
कैसे अचीव करें? ऑडिट, मैंडेटरी ऑडिट रख के। मैंडेटरी ऑडिट रखे अपनी सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन का, अपनी एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर करें, मतलब अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल नहीं। अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में उसको बहुत सारा अपने मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पे वेस्टेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन वेस्टेज। अब देखिए ये फ़ायदा है, किताब में डायरेक्टली हमें लिखा ना मिले, लेकिन जब मैंने आपको सोचने का कहा तो फिर आप एक कंपनी में गए और कंपनी में जाके सोचा कि अच्छा कहाँ पे वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। जब सोचा तो वो चीज़ समझ आ गई। अब जब इस तरह से हर दिन सोच रहे होंगे, सोचते सोचते, तो फिर पेपर में जब हम जाएंगे तो हमें पेपर आसान लगेगा। वो बच्चे जो लॉजिकली साउंड थे, जिन्होंने चीज़ें समझी हुई थी, बड़ा टेढ़ा सा अजीब सा पेपर था बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने देखे का रहे वाह सर सारी बातें आ रही थी, हर चीज़ जहन में आ रही थी और हम आराम से उसको क्लिक करते गए। तो यस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके वेस्टेज, और वो वेस्टेज कई दफ़ा 15-20% होता है। अगर वो उसी को ही ठीक कर लें तो वो एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें पहले 30,000 टन रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और अब 28,000 टन यूज़ करें, तो समझें 2,000 टन उन्होंने बचा लिया, और वो जो बचा लिया उसकी वजह से एनवायरनमेंट उतनी डैमेज होने से बच गई। तो एक तरीका तो है कि अपने प्रोसेस को बेहतर कर लें, और सोलर पे शिफ्टिंग कर लें। बिजली का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो बिजली को कोशिश करें कि वो रिन्यूएबल सोर्स से आए, ताकि जो है वो तेल गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा ना सड़ाए और उसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। सोलर है, उसके अलावा विंड पावर प्लांट्स वगैरह अगर कंपनी लगा सके, अगेन कंपनी लेवल पे सोचना है, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं। विंड पावर प्लांट मोस्ट कंपनीज जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कंपनी लेवल पे सोचें, क्योंकि विंड पावर प्लांट में फिर बहुत बड़े सेटअप आएंगे तो गवर्नमेंट्स तो ऐसा कर लेती हैं, आम कंपनियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने वो बात करनी है जो सस्टेनेबल हो, जो हजम भी हो सके। सर जैसे अभी मैं प्रोडक्शन की बात की, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी ऐसी लाइक जो फ्राइंग ऑयल टाइप चीज़ों यूज़ करते हैं, ठीक है, एक मैसिव लेवल पे। उसके बाद जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो यूज़ करने के बाद उसका वेस्टेज, उस जो वेस्टेज एग्जैक्ट होना चाहिए वैसे वेस्ट नहीं करते, उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इन्होंने का एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये है कि लोग जो है वो ऑयल वो किए, उन्होंने फ़र्ज़ करें चिप्स फ्राई किए, कुछ और चीज़ें फ्राई की, और जो गंदा ऑयल बचा था उन्होंने उसको दोबारा से छोटे दुकानदारों को दे दिया ताकि वो दोबारा से उसमें चिप्स फ्राई करें। वो ना करें, सेम पर्पज़ के लिए ना करें। मैं मजाक में कह रहा था। देखिए वो ऑयल इस्तेमाल हो गया, वो काला हो गया है, वो अब शायद चिप्स तलने के लिए तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर एक ताला है और वो ताला सख्त हुआ है तो उसको ग्रीस करने के लिए तो वो ऑयल इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है किसी तरह से किसी जगह ज़मीन में अगर तारकोल बिछ रहा हो और वो बजरी वगैरह वो उन्होंने करनी हो और वहाँ उसको चिपकाने के लिए कुछ एलिमेंट इस्तेमाल होने हो और इस तरह का ऑयल उधर इस्तेमाल हो जाए, तो कितने मज़े की बात है कि डिफरेंट ऑयल नहीं आना पड़ेगा, इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो सम टाइम आप क्या करते हैं, हम इसमें 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल। रिड्यूसेस आप अपने रिसोर्सेज को कट शॉर्ट करें, कम इस्तेमाल करें। रीयूज़ आप चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें। रीसाइकल का मतलब है कि आपकी अपनी ही प्रोडक्ट्स जो बने हुए हैं उसमें से चीज़ें निकाल के उनको दोबारा से रीसाइकल करके अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाएं और आप इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करें। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई मेरे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मुझे जो लैपटॉप दिया, वो लैपटॉप अच्छा खासा महंगा था जो मैंने ख़रीदा, और उसके ऊपर पहले दिन एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ज़बरदस्त, ये हमारी कंपनी की कमाल इनिशिएटिव है, इसमें 35% यूज़ मटेरियल लगा हुआ है। नया लैपटॉप महंगे में दिया और बड़े फ़ख्र से लिखा कि इसमें यूज़ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दुनिया इस पर खुश है कि दुनिया कह रही है कि हमारे जो इतने लैपटॉप्स फारिग होकर जब वापस आए तो अब उसको हम ज़मीन पे रख देंगे तो घुल थोड़ी जाएगा। ये सारे हज़ारों लाखों लैपटॉप्स दुनिया में, करोड़ों लैपटॉप्स जब आएंगे और जब ये कचरों के डब्बों ढेरों पे जाएंगे तो ये तो ज़मीन को बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें से कोई 30-40% पुर्जे निकल के किसी तरीके से दोबारा से इस्तेमाल में आ जाए, तो बाहर के मुल्कों में अक्सर ख़ास ड्रम रखे होते हैं, ख़ास एरिया होते हैं कि उनके घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हुई है, वहाँ वो डिवाइस ठीक करवाने के लिए जितना इलेक्ट्रीशियन को पे करना उससे कम में नहीं आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी चीज़ें उठा के बाहर रख देते हैं। तो मुख्तलिफ कंपनियां फिर रही होती हैं जो उन चीज़ों को उठाते हैं, उन चीज़ों को उठा के ले जाते हैं जगह, उसके अंदर से जो जो काम की चीज़ें होती हैं वो पकड़ते हैं और नई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज़ कर लेते हैं। घर वालों ने भी छुटकारा हासिल कर लिया उस टीवी से, और उस कंपनी को भी फ़ायदा हो गया कि उसको सस्ते में चीज़ मिल गई और माशरा उतने ज़्यादा डैमेज से बच गया। तो इससे पहले कि कोई कंपनी वाला वहाँ पहुँचे, वहाँ पाकिस्तानी फिर रहे होते हैं अपनी गाड़ी लेके।
जिस घर के सामने कोई डिवाइस नज़र आई वो उसके इकट्ठा करते रहते हैं अपने घर में, अपने गोदाम में, अपने गैराज में इकट्ठे करते रहते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाता है फिर एक कंटेनर भर के वो सारा माल पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान में वो माल जो है वो अमेरिका प्लट माल के नाम से या कंटेनर वाला माल या इस तरह के माल के साथ आता है। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर टीवी का एक ऐसा बटन ख़राब हुआ है जो कि थोड़े से पैसों से ठीक हो जाएगा तो फिर छांटी होती है, फिर उस तरह की टीवी को थोड़ा सा ठीक करके मार्केट में बी पेयर टीवी के तौर पे असली टीवी से थोड़े से सस्ते में मार्केट में आ जाता है, और अक्सर लोग तो उसको नया कह के ही बेच देते हैं। फिर बड़े अजीब गरीब से काम होते हैं। अंधी बोली होती है एक, कंटेनर बंद है, कंटेनर में माल पड़ा हुआ है। हिस्ट्री बताई जाती है कि ये वाली कंपनी जब बाहर से कंटेनर भेजती है तो टिपिकली इसमें से कभी तारें निकल आती हैं, कभी लैपटॉप्स बहुत सारे निकल आते हैं, कभी लोगों के फेंके हुए आईफोन निकल आते हैं, कभी इसके अंदर जो है वो कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कभी इसके अंदर कुछ सिल्वर के ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो अब वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकते हैं। कंटेनर बंद है, जो निकला आपका, अब बंद कंटेनर की बोली चल रही होती है जो कि इंतहाई गैर शरई हरकत है कि आप वो वाली चीज़ जो कि आपको नहीं पता या जो एग्जिस्ट नहीं करती या जो आपने जाना नहीं है, आप बगैर जाने इस चीज़ को आंखें बंद करके बोली देते हैं। तो बोली चलती है कि अच्छा ठीक है जी, कितनी बोली, कोई कहता है जी 2.5 लाख, कोई कहता है नहीं मैं तो 5 लाख दूंगा, कोई कहता है मैं 8 लाख दूंगा। कहानी कई कई दफ़ा 1.5 करोड़ रुपये पहुँच जाती है। उसके बाद अंदर से जो निकला वो 10 करोड़ का माल भी हो सकता है और वो 70 लाख का माल भी हो सकता है। इतने बड़े कंटेनर से इतनी चीज़ें निकलनी है तो वो बहुत कम तो नहीं होता। तो लोग कहते हैं चलो एक मिनिमम तो सेफ्टी है, इतना खेल जाते हैं, बाकी जो किस्मत। तो कभी लोगों का बहुत जैकपॉट लग जाता है और कभी जो है वो बेचारा रोते रह जाते हैं। तो ये रीयूज़ करना, ये चीज़ें कंपनियां इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और क्या करे कंपनी? जैसे अभी आपने बताया ना कि माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप है, कंपनी ने ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें कंपनी ने बड़ा फ़ख्र से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो इसको फ़ख्र से बताएं दुनिया को इनकरेज करेंगे। और कंपनी भी सोचें यार माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी ऐसा करें। सस्टेनेबिलिटी कमर्शियली फ़ायदेमंद है। आप दुनिया को कहें हम सस्टेनेबल हैं, और आप जो है ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि देखो माशरे का बहुत नुकसान हो चुका है, हमने लाहौर को बहुत गर्म कर दिया है, हमारे जो एसीओं से जो गैस निकलती है और जो हीट निकलती है इसने हमें कमरों को तो ठंडा कर देते हैं, हमारा माशरा ख़राब कर देते हैं। तो आज से हम ये अहद करेंगे कि हम लाहौर को बचाएंगे, तो अब इस कमरे में हम AC नहीं चलाया करेंगे, हम पंखा चलाया करेंगे। अब हम सब इमोशनल हो गए और हमने कहा हम ऐसा करेंगे, अब पंखा चला, हमारा ख़र्चा कम हुआ, हम बड़े हैप्पी। तो ये बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी है ये अल्टीमेटली इदारे को फ़ायदा भी दे देती है अगर वो उसको सही से प्रेजेंट करे। तो हम कह रहे हैं भले लोग प्रेजेंट करते हुए कर लें, दुनिया को बचा लें किसी तरीके से। सर ये बात तो एट द एंड अगर आप देखेंगे तो हम तो इस्लाम भी कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो बता के बेचनी है कि आप क्या बेच रहे हैं। बिल्कुल, इस्लाम यही कहता है कि जब आप एक चीज़ बेच रहे हैं तो आप क्लियरली बताएं उसके बारे में। तो अगर तो ट्रांसपेरेंसी है, सच्चाई है, बेईमानी नहीं कर रहे, रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल किया हुआ है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और भले एक अच्छा प्रॉफिट भी रख रहे हैं, तो भी सस्टेनेबिलिटी डज हैव अ कमर्शियल सेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें सर सस्टेनेबिलिटी में तो हम मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो सर अगर हम देखें सस्टेनेबिलिटी तो सिर्फ एक गोरे का दिया हुआ नाम है, एट एंड तो ये सारी वही चीज़ें जो इन्होंने कहा सस्टेनेबिलिटी तो गोरे ने नाम दिया है, हमें तो बहुत अरसे पहले इस्लाम ने वो किया है। अभी मैंने पिछले दिनों कुरान की तकरीबन को 100 के करीब आयात का एक वो ग्रुपिंग बनाई है टॉपिक्स के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी की, कुरान ने सस्टेनेबिलिटी पे कहाँ कहाँ क्या बात की है। तो मैंने GPT को थोड़ा सा सर्च पे लगाया, मैंने कहा इस कैटेगरी इन टॉपिक्स पे मुझे डिफरेंट तरह की जो है वो करो। पहले मैं खुद से सर्च करता था इस्लाम 360 ऐप पे, अब मैंने कहा ज़रा AI ज़रा इस्तेमाल करते हैं। उसने 100 रिजल्ट्स दिए और उसके बाद कहा कि इतने वास्ट टॉपिक पे डिस्कशन हुई है कुरान में कि आपने जो मुझे कहा है ये डाटा लिमिट से आउट हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको कितने रिजल्ट निकाल के दूं। यानी कि उसको ये था कि तुम नंबर बताओ, माल तो बहुत बड़ा हुआ है, वो किताब भरी पड़ी है तुम्हारे इस टॉपिक से सस्टेनेबिलिटी, चूँकि कुरान इंसानों के हकूक़ की बात कर रहा है, माशरे के हकूक़ की बात कर रहा है, और बहुत सारी आयतें कुरान की, बहुत सारी दफ़ा कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के एंगल से नहीं देखा था। तो कुछ आयतों को देख के इतना क्लियर कट हुआ कि यार अल्लाह ने तो किस वक्त किस तरह से दुनिया को कैसे लेके चलना है, हमने बचाना कैसे है, रिसोर्सेज का ज़या क्यों नहीं करना, कुरान के अंदर गाइडेंसेस मौजूद हैं। तो अगेन एथिक्स के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है कि हमने अखलाकियात फॉलो की, पुराने मुसलमान अंग्रेज़ों ने हमसे सीखा समझा, वो अखलाकियात पे आ गए और हम गिरावट की तरफ चले गए, और अल्टीमेटली अब वो हमारी किताबों में कोड ऑफ एथिक्स हमें पढ़ाना शुरू हो गए।
सेम यही हुआ, सस्टेनेबिलिटी भी हमारे मज़हब का टॉपिक था। इसी तरह से सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, गलत प्रैक्टिसेस ना करना, मगरिब ने सारी वो रिवायतें इस्लाम की पकड़ी और वो अच्छी तरफ चले गए। और आज जो है वो काफिर हमें समझा रहे हैं कि अच्छाई क्या है। और मज़े की बात है वो काफिर हमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ कर रहे हैं और हम सिर्फ मुसलमान का लेबल लेके फिर रहे हैं। जो किताब हमारे पास है उसको खूबसूरत से गिलाफ में लपेट के बच्चों और बड़ों की पहुँच से बहुत ऊपर रख दिया है कि अगर किसी मुर्दे को बख्शवाना होगा तो उस वक्त खोलेंगे, जल्दी जल्दी से इसका रट्टा लगाएंगे तो बात बन जाएगी, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम टॉपिक से बहुत दूर ना चले जाएं। क्या सोशल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी समझ आ रही है? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कोई मेन हमारा टॉपिक नहीं है। किताब ने भी को बहुत बस फीकी फीकी सी डिस्कशन की है इसके ऊपर। इन्होंने 2-3 तरह की चीज़ों पे डिस्कशन की है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जब वीक फाइनेंशियल सिस्टम होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, पुअर एनफोर्समेंट होगी। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि अगर गवर्नमेंट सही से चीज़ों को नहीं लेके चलेगी, अगर गवर्नमेंट ही गरीब होगी तो आपके साथ क्या करेगी? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी वही देगा ना जो सरवाइव कर रहा होगा। तो अगर वो खुद बेचारे मुश्किल का शिकार होंगे तो जो कंपनी ही गुर्बत, भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हम अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा करें, लेकिन मेरा इदारा प्रॉफिटेबल ही नहीं है। जब मेरा इदारा प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं एक दफ़ा जेब से डालूंगा पैसे, 2 दफ़ा जेब से डालूंगा, लेकिन जब तक मेरा इदारा सस्टेनेबल नहीं होगा इकोनॉमिकली, तब तक मैं सोशल सस्टेनेबिलिटी भी अचीव नहीं कर सकूंगा। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, पैसे कमाना भी बड़ा ज़रूरी है। हम कह देते हैं कि जी मौलवियों के ब्रांड नहीं होने चाहिए, ये क्या बात है, उन्हें सिर्फ दीन की खिदमत करनी चाहिए। मसला ये है कि वो दीन की खिदमत कब तक करें, कब तक लोग उनको डोनेशंस देंगे? वो अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिनसे उनके पास पैसे आए, जिस पैसे से वो अच्छे काम भी कर सके। तो अगर एक मस्जिद जो है उसने अपने नीचे जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें पीछे मस्जिद बनी हुई है और ऊपर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे भी चीज़ें बनाई हुई हैं और सामने को 2 दुकानें निकाली हुई हैं और दुकानें कमर्शियल किराए पे चढ़ाई हुई हैं, तो लोग फ़ौरन से कह देते हैं कि ये तो अल्लाह के साथ शिर्क कर लिया, ये तो अल्लाह का घर था और इसके अंदर आपने कारोबारी एक्टिविटी कैसे कर ली। भाई बात यह है कि उसके अंदर जिस मौज़्ज़िन ने आके अज़ान देनी है, जिस बंदे ने नमाज़ पढ़ानी है, जिस बंदे ने तबलीग करनी है, जिसने वहाँ बैठना है, अगर उसको पालने का, उसको पैसे देने का, उसको सर्विस के जायज़ पैसे देने के हमारे पास पैसे नहीं है और वो बेचारा हर वक्त इंतज़ार में है कि अल्लाह करे यार इस दफ़ा शेख साहब की तरफ से डोनेशन आ जाए तो मेरा अगले महीने का खाना चल जाएगा, वरना तो बस मस्जिद के हालात। तो वो मस्जिद जो खुद गरीब होगी ना, वो इस्लाम की खिदमत भी नहीं कर सकेगी। और वो मस्जिद जो सस्टेनेबल होगी, जो दुकानों के किराए से अपना निज़ाम चला रही होगी, तो अगेन इस्लाम ने भी हमेशा एक पहले उस निज़ाम की बात की जिस निज़ाम से पैसे आए। इसी तरह से अमीर गरीब के दरमियान पैसे के फ़्लो के ऊपर ज़कात का सिस्टम है। दफीनों के ऊपर अचानक से मिल जाने वाले ख़जाने या आपको अगर एकदम से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ तो उसके ऊपर खुम्स का निज़ाम है। तो पूरा का पूरा अल्लाह ने निज़ाम वो किया हुआ है, कुरान में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अच्छाई भी बग़ैर पैसों के मुमकिन नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये बड़ा मशहूर जुमला है, आपने अक्सर सुना होगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बट ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर कहे ना पैसा सब कुछ नहीं होता, तो सारे कहेंगे यार ऐसे तो कमाना ही नहीं आता, ऐसे तो पता ही नहीं है, तो ये तो खुद ही कह रहा है पैसा कुछ नहीं होता। पैसा देखा होता तो उसे पता होता। एक बहुत अमीर आदमी पैसा कमाने की सलाहियत रखता हो, पैसा कमाए और वो फिर कहे पैसा सब कुछ नहीं होता, लोगों की खिदमत असल चीज़ है, तो उसके मुँह से ये जुमला जज भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसे होने चाहिए। तो यू हैव टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल, यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल। तो आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकलना होगा, आपको अनसस्टेनेबल डेट लेवल से बाहर निकलना होगा। अब ये गवर्नमेंट लेवल के मसले किताब ने बताना शुरू कर दिए। आपको मियोपिया से बाहर निकलना होगा, एक फिनोमेना जिसमें आप आज के फ़ायदे के लिए फ्यूचर को खैर बात कह देते हैं। आज डैम बनाने पे 10 से 11 साल लग जाएंगे। 2 या 3 हुकूमतों के दौर में वो चल रहा होगा और उनके दौर में अच्छे खासे पैसे डैम पे लग रहे होंगे, लेकिन वो डैम फ़ायदा देगा 11 साल बाद, 12 साल बाद। 12 साल बाद पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। अब पता नहीं 12 साल तक मौजूदा सियासतदान जिंदा रहते हैं नहीं रहते। तो वो आज एक अच्छी सी सड़क बना देंगे, एक अच्छा सा पुल बना देंगे, एक प्यारी सी मेट्रो बना देंगे, कोई और इस तरह का सामने दिखने वाला काम कर देंगे, कोई सामने 1-2 साल के लिए कोई स्कूल कॉलेज का इफ्तिताह कर देंगे। फोकस करेंगे आज के शॉर्ट टर्म दिखने वाले चीज़ पे, इग्नोर कर देंगे लॉन्ग टर्म चीज़। ये स्टूडेंट्स के साथ भी है कि वो आज अपना सीए छोड़ के एकदम से कहेंगे नहीं यार इस वक्त तो स्किल्स का दौर है, इस वक्त तो जो है वो ट्यूशन से भी लोग कमा रहे हैं, घर बैठ के भी कमा रहे हैं, यूट्यूब के चैनल बना के भी कमा रहे हैं। उसने सीए छोड़ दी और यूट्यूब के चैनल पे काम शुरू कर दिया। पता नहीं उसने चलना था या नहीं चलना था, लेकिन जो कंफर्म चलने वाली चीज़ थी वो भी ख़राब हो गई।
अपने आज के छोटे से फायदे को बेहतर करने के लिए, छोटी सी सिचुएशन बेहतर करने के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दिया। इस सिचुएशन को मियोपिया कहते हैं, फोकसिंग ऑन इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन्स बाय गवर्नमेंट या बिजनेस कम्युनिटी, जिससे पॉलिसीज और डिसीजंस जो है ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं करेंगे। तो अगर आज एक बिजनेस, अगर आज एक कॉलेज, फॉर एग्जांपल हम ये बैठ के सोचें कि यार देखो बात ये है कि बच्चों ने सितंबर अटेम्प्ट के लिए कहाँ पढ़ने आना है, और से 3 महीने की अटेम्प्ट है, हम क्यों इतनी एनर्जी लगाएं, और हमने तो पिछली बार कोर्स कराया हुआ है, एज इट इज़ रिकॉर्डिंग चला देंगे, बस ठीक है बच्चे लेते रहें। तो जब हम इस तरह से सोचना शुरू हो जाएंगे कि यार आज इतना मतलब आज का फ़ायदा ये है कि हम आज अपनी जान बचा लें, तो फिर क्या होगा, अगले सेशन भी ऐसे सोचेंगे। तो फिर कुछ ईयर्स बाद लोग भी SBI के बारे में वही गुमान करेंगे जो सारे कॉलेजेस में हो रहा है कि जी 7 साल पुराने लेक्चर्स हैं, 5 साल पुराने लेक्चर्स हैं फलाना। तो अगर हम साथ साथ अपने शॉर्ट टर्म में कुछ एफर्ट्स कर रहे होंगे तो हम अपने लॉन्ग टर्म को बेहतर बना रहे होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक फिनोमेना है जिसमें हम आज करंट को फोकस करते हैं और फ्यूचर को ख़राब कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अपने फ्यूचर को भी वो करें और आज को भी बेहतर बनाएं। तो ये 3 तरह के फिनोमेना हैं, बस इनको आपने हल्का सा देख लेना है। रेफर्स टू अप्रोच जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस तरीके से होती हैं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो जाती है विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव आप एक बैलेंस रखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी में। इसका मतलब है कि आप जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, आप इंश्योर करेंगे स्टेबल इनकम स्ट्रीम, आप इंप्रूव करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आप साथ साथ ये देखेंगे कि कोई भी पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी आपकी इस वजह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जी क्वेश्चन है जी, अभी आपने मतलब शायद सिलेबस से थोड़ा सिलेबस से बाहर हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। बताइए सिलेबस के बाहर आप किस तरफ जाना है? SBI ने ये सोचा है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, दुनिया को पता चलेगा चाहे 2 बच्चे या 3 बच्चे आगे क्लास के अंदर बैठ रहे हैं फिजिकली, ठीक है, तो हम इसको इनिशिएटिव को लॉन्च करते हैं। ठीक है। आज आज नुकसान है, आज तकलीफ से गुजरेंगे, आज प्रोसेस से गुजरेंगे, कैमरा रिकॉर्डिंग होगी, एक एक्टिविटी होगी, टीचर्स के टाइम होंगे, टाइम्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम कमरा ओपन करेंगे, बिजली पानी गैस वो सारे मसलों से लड़ेंगे। लेकिन एट द एंड आफ्टर 1 और 2 सेशंस हम एक सर्टेन क्वांटिटी बच्चों की अचीव कर लेंगे। आफ्टर 1 और 2 और 3 और 4 सेशंस हम एक सर्टेन क्वांटिटी अचीव कर लेंगे जो कि कमर्शियली फायदेमंद होगी। पॉइंट यही है कि सस्टेनेबिलिटी आज आपको तकलीफ दे रहा है, बट लॉन्गर रन में तो ये सस्टेनेबिलिटी हमेशा लॉन्गर रन में एक बेहतर चीज़ है। वो डैम अल्टीमेटली 12 साल बाद पाकिस्तान के बिजली के भी मसले हल कर रहा होगा, पाकिस्तान में जो सैलाब आ जाते हैं और हमारे पास स्टोरेज का ऑप्शन नहीं होता उसके मसले भी हल कर देगा, इंडिया पानी रोक देता है और हमारे पास पानी नहीं होता, हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें जिस पे आज धड़ाधड़ खर्चा करना पड़ता है हमें नहीं करना पड़ेगा, बट वो फ्यूचर है। उस फ्यूचर को देखने के लिए हमें आज कुर्बान करना होगा। तो आज वो पैसा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे सकते थे वो चला गया, आज जो पैसा हम सूद में दे सकते थे वो चला गया वहाँ, आज वो पैसा जो हम दिखा के, हम हेल्थ कार्ड दिखा के और हम जनाब सेहत के ऊपर जनाब 40 अरब रुपया ज़्यादा लगा सकते थे, वो पैसा चला गया उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में। तो आज जब लॉन्ग टर्म को सोचेंगे तो हमारा आज की हुकूमत कुछ करती नज़र नहीं आ रही होगी तो लोगों को बुरा लगेगा। तो मियोपिया में क्या होता है कि आप फिर क्या करते हैं, आप आज वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आप कहते हैं यार आज लोगों को बस ये दिखाते रहें, चूरन बेचते रहें, फ्यूचर किसने देखा है। अगर हम इस मायोपिया को देखें तो इसके लिहाज से तो फिर हमारी जो ओवरऑल जितने लोग हैं, सोसाइटी है, इसको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, इसको भी पूरी सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए ना, बात ये है कि आज मालदार तबका है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास है 40 करोड़, जब उसके पास 40 करोड़ है ना तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाए, सैकड़ों लोगों को नौकरी दे, चीज़ें मैन्युफैक्चर हों और उसके बाद साल 1.5 साल बाद वो चीज़ें अच्छे दामों पे बेच रहा हो। दूसरा ऑप्शन, वो कुछ ब्रांडेड सी 3-4 सोसाइटियों में बड़े बड़ी जगह के प्लॉट ख़रीद ले और कुछ अरसे बाद ये 40 करोड़ के प्लॉट 60 करोड़ के हो चुके होंगे, दिक्कत भी कोई नहीं है, बिजली भी नहीं खर्ची, ख्वारी भी नहीं हुई, इतने लोगों से सरदर्द भी नहीं वो हुआ, आपने कोई एक्टिविटी भी नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ का प्रॉफिट भी कमा लिया और आप बड़े खुशी से अपने बैंक अकाउंट को भर भी लिया और गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपके प्लॉट या आपकी प्रॉपर्टी, और बल्कि गवर्नमेंट कह रही है यार कोई बात नहीं, हम आपको ट्रांसफ़र करने के टैक्स वगैरह भी कम कर देते हैं, कर दिए कम। अब एक तरफ ये और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग करो,
बहुत सारे लोगों का एक कारखाना बनाओ, आज बिजली पानी गैस के पैसे भरो, किराए के पैसे भरो, हर वक्त टेंशन रहो, लोगों को मैनेज कैसे करना है, फलाना कैसे करना है, इन सारी एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों में गो थ्रू करके लगे रहो, पागलों की तरह कोशिश करते रहो, और उसके बाद पता नहीं चलता या नहीं चलता। अगर चल पड़े, हर साल 15 करोड़ देगा या हर 6 महीने बाद 15 करोड़ देगा, और अगर ना चला तो 40 करोड़ डूब जाएगा। लेकिन ज़मीन ले ली है, बढ़ ही जाएगी। साल बाद 20 करोड़ बढ़ गई होगी, 2 साल बाद 30 करोड़ बढ़ गई होगी, फिर कुछ और से बाद 40 करोड़ पे, फिर 2-3 साल रुकी भी रहेगी। चलो कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह शुक्र, उसके बाद चल पड़ेगी। तो हुआ क्या कि आपने चूज़ किया अपनी ज़ाती एक प्रॉपर्टी की ग्रोथ, जिसने पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की। जबकि आप इस 40 करोड़ से पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते, आप बहुत सारे घरों को रोज़गार देते, एक हैपनिंग होती, एक कारखाना बनता, और अगेन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बढ़ते। तो हुआ ये कि ख़ास टाइम पे सब लोगों ने सोचा यार ज़मीन मज़ेदार काम है। वो 1960 से 70 के दरमियान का पाकिस्तान, जो कि दुनिया को आधी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके दे रहा था, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक पाकिस्तान में बनता था, हम पता नहीं क्या क्या बना रहे होते थे यहाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और पूरी कौम प्रॉपर्टी के पीछे चली गई। आज हर घर में, हर कॉलेज में, हर जगह इस्तेमाल होने वाला एसी का कंप्रेसर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री भी नहीं बना रही। सोचें, मतलब मुझे ये फैक्ट कुछ अर्से पहले पता लगा और मैं ऐसे सरप्राइज था कि यार ये कैसे पॉसिबल है। एसी जो कि हर घर की नीड है, इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा स्कोप, और कोई एक बंदा भी पाकिस्तान में कंप्रेसर का फुल फ्लेज यूनिट बनाने का काम नहीं कर रहा। बाहर से चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, अपने अपने खोखे डाल रहे हैं, अपने अपनी चीज़ों को उसको प्लस माइनस किया और बेची जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन नहीं बढ़ रहे। गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में बनती हैं वो उसका मतलब होता है पाकिस्तान में असेंबल होती हैं, अलग अलग जगह से पुर्जे इकट्ठे किए, पाकिस्तान में उनको जोड़ दिया और कह दिया देखो जी हमने तो गाड़ी ज़बरदस्त तरीके से बना दी। तो हुआ ये कि कौम जो है वो मियोपिया फिनोमेना की वजह से उसने आज का फ़ायदा देखा, यार आज टेंशन नहीं है ख्वारी नहीं लेने का, और 4-5 महीने बाद पैसे भी बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं तो किराए भी आना शुरू हो जाते हैं, सस्ती आसान इनकम की तरफ चले गए, उनको तो फ़ायदा हो गया। पूरी कौम अल्टीमेटली हल की तरफ चली गई, पूरी कौम ने आसान तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। अब आज कोई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचता है तो 4 लोग कह देते हैं पागल हो गए हो, इंपोर्ट करके बेच दो, चाइना से पकड़ो माल बेचो, क्यों बना रहे हो। जब पूरी कौम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई तो डॉलर के रेट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, वो चीज़ें महंगी भी हो गई पाकिस्तान में। तो अगेन वही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में बनाते तो ज़बरदस्त। अब गवर्नमेंट ने साल पहले सोलर के ऊपर रिलीफ दे दिया था, 2016-17 से इन्होंने टैक्स वगैरह ख़त्म करने शुरू कर दिए थे। फिर बीच में जो पीटीआई कह रहा था उस वक्त उन्होंने देखा कि नहीं यार ये इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, इससे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड आउट हो रहा है, वो दोबारा से टैक्स ले आए। ये लोग जब दोबारा आए इन्होंने फिर से सोलर के टैक्स वगैरह ख़त्म कर दिए, सोलर की इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट एक महंगी चीज़ है, इम्पोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स और फलाना फलाना ख़त्म किया। अब क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान में हो गई तो और जो मकसद अचीव करना था गवर्नमेंट ने हो गया। अब उन्होंने क्या किया, सोलर के इंपोर्ट पर टैक्स डाल दिया एंड सोलर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग टैक्स फ्री कर दी। जो पिछले साल का जो बजट था उस बजट में इन्होंने सोलर बनाने पे जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनकी ड्यूटी ख़त्म कर दी थी, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी थी, उनके टैक्स ख़त्म कर दिए थे, एफईडी ख़त्म कर दिए थे, सरचार्ज ख़त्म कर दिए थे, कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी थी, और जो पैनल्स हैं उनकी इंपोर्ट महंगी कर दी थी। मकसद क्या था कि लोगों को नजर आए कि यार इंटरनेशनल जो पैनल आ रहा है वो पहले ही महंगा है और उसके ऊपर इतना टैक्स, इतनी ड्यूटी पड़ेगी, इतना महंगा हो जाएगा, क्यों ना हम पाकिस्तान में सोलर बनाने का कारखाना बना लें। तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी रॉ मटेरियल को लोग यूज़ करेंगे और कुछ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सब्सिडाइज वाला जिस पे टैक्स नहीं होगा, ड्यूटी नहीं होगा, जब वो सोलर पैनल पाकिस्तानी देसी बनाएंगे तो जितने का सोलर पैनल आम आदमी को मिल रहा है उससे आधी कीमत में मिलना शुरू हो जाएगा, एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट बड़ी एक्साइटेड थी, उन्होंने जब ये दिया तो उस वजीर जो उसका ऐलान करा था उसके चेहरे पर ऐसा अज़म था, उसने कहा जी हमने ये इस तरह से इनिशिएटिव लिया है, अब पाकिस्तान में सोलर की रेल पेल होगी। अगला बजट आ गया, मुझे लोकल सोलर बनाने वाले कारखाने नज़र ही नहीं आए। वो सोलर जो पाकिस्तान के हर घर की नीड है, जो पाकिस्तान की पिछले 4-5 साल की सबसे ज़्यादा चलने वाली प्रोडक्ट है, वो सोलर लोकल मैन्युफैक्चर करने वाला इंतहाई तूफ़ानी प्रॉफिट्स कमा सकता है, क्योंकि बाहर से आए हुए सोलर से आधी कीमत पे वो अवेलेबल कर सकता है। इतनी बड़ी बिजनेस मार्केट, इतना बड़ा सब कुछ, इतना बड़े बेनिफिट्स देखने के बावजूद भी लोग, उन्होंने कहा भाई ठीक है
20 लाख से कारखाना चलाएंगे, फॉर एग्जांपल 20 लाख लगाएंगे और हमें 20 लाख फ़ायदा होगा, कोई बात नहीं, हम 20 लाख वहाँ लगा लेंगे, 5 लाख फ़ायदा हो जाएगा, फिर 20 लाख लगाएंगे, फिर 5 लाख फ़ायदा हो जाएगा, सुकून में तो रहेंगे। वही महंगे सोलर इंपोर्ट करते रहे, वही सोलर का रेट भी बढ़ गया, वो लोग फिर भी खरीदते रहे, और उस वक्त भी किसी ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की। और मैं जेन्युइनली लास्ट टाइम मैं बजट की ब्रीफिंग सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये बड़ा कमाल काम किया है कि लोकल सनतकार को हेल्प कर दी। और आज साल बाद वो लोकल सनतकार मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। वो कहेगा मेरे अपने मसले हैं, मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इस तरह से करके। लेकिन हम कब तक गवर्नमेंट को बोला भरा कह के और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेल करेंगे? शायद एक भी बंदा थोड़ी सी हिम्मत करके अपना सोलर का सेटअप लगाता तो उसको इतना तूफानी प्रॉफिट होना था, क्योंकि वो पूरा पाकिस्तान खरीद रहा है वो प्रोडक्ट, वो बड़े अच्छे तरीके से चल सकता था। लेकिन उसके कुछ अपने मसले, सेफ नहीं है, मैं से बजाय पैसा दुबई में ना लगा दूं। अब पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी है कि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग खतरनाक चीज़ है, बिजली पे डिपेंडेंट है, लेबर पे डिपेंडेंट है, हालात पे डिपेंडेंट है, सप्लाई से रिलेटेड, तो मुश्किल काम लगता है। तो हमारी पूरी कौम मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग छोड़ते गए और अब हमारे इवन खानों में इस्तेमाल होने वाला तेल, जो कि एक बड़ी बेसिक कमोडिटी है, सूरजमुखी भरा पड़ा है हमारे पास, पौधे इतने भरे पड़े हैं, सरसों इतना वो है, हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल। इतनी बुरी बात। और घी जो हमारा अपना लोकल मुल्क की प्रोडक्शन थी, उससे आहिस्ता आहिस्ता लोग भाग गए। सर ये क्या कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दो बड़े नेशंस हैं जो पूरी दुनिया में पाम ऑयल की सप्लाई करते हैं। मलेशिया तो पागल हुआ हुआ है चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अब मेरा अक्सर फ्रीक्वेंट, अभी मैं कुछ अर्से पहले सस्टेनेबिलिटी की कॉन्फ्रेंस में वहाँ गया हुआ था, गेम ही बदल दिया उन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग पे इतना काम किया है कि दुनिया भर को पता नहीं क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं, और इतने सस्ते रेटों पे सप्लाई कर रहे हैं। फिर सर ये चाहे जो भी आप कहें, हमारी ये हमसाये में लोग वहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ से ज़्यादा लोकल चीज़ को वो करते हैं, पसंद ज़्यादा करते हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया में हमारे हमसाये में लोग इम्पोर्टेड चीज़ के बजाय लोकल चीज़ को पसंद करते हैं। लोकल गाड़ियों की इंडस्ट्री है, मज़े की बात है कि उनके मिनिस्टर भी उनकी अपने मुल्क की बनाई हुई छोटी सी गाड़ी में फिर रहे होते हैं, और वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और वहाँ पे कौम को होता है कि हाँ ठीक है भाई, मैं उस गाड़ी में हूँ जिस गाड़ी में मिनिस्टर सफ़र कर रहा होता है। सर वो यहाँ तक वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपल एक छोटी सी बेसिक नीड है नमक, तो वो उसको भी कहते हैं देश का नमक, देश का नमक। तो अगर वो यहाँ तक इतना सोचते हैं, फिर अगर हम छोटे लेवल पे भी देखें तो ये, फिर अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं तो बिजनेसमैन, नंबर ऑफ बिजनेसमैन, सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ एक वो टिपिकल अंबानी, पता नहीं कौन कौन, और बहुत सारे नाम निकला, छोटे बिजनेसेस वहाँ पे काम करें। जब भी एक मुल्क में आबादी ज़्यादा होती है तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। वो आबादी जो इंडिया को प्लस है, वही प्लस हमें भी है। लेकिन हम ये म्योपिया, हम उस टूल की तरफ चले गए, हम उस शॉर्टकट की तरफ चले गए कि यार बस जुगाड़ लगानी है, बस जल्दी से प्रॉफिट हो जाए, ज़्यादा रिस्क ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो। तो इसकी वजह से सब के सब इंपोर्ट, और इंपोर्ट से सीधी सीधी आगे ट्रेडिंग हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग, और ये चीज़ें ख़त्म कर दी। और अल्टीमेटली आज हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई। तो अब दूसरे मुल्क को अगर इंडिया चीज़ सप्लाई करता है तो उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, हमारी ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज इन सारी हरकतों के। तो हम सब ने अपने अपने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए अपने मुल्क का लॉन्ग टर्म फ़ायदा या अपने बिजनेस का लॉन्ग टर्म फ़ायदा ख़त्म कर दिया। बातें तो इतनी हैं कि चलती रहें, कभी भी ख़त्म ना हो। लेकिन क्या करें, हर दिन की हमारी एक गुंजाइश होती है 1.25 घंटे की कि हम इसमें वो करते हैं, चूँकि हम डेली पढ़ रहे हैं। तो अभी आज जो हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ हमने ये जो तीनों जो वो है पिलर्स हैं, इनको एक दफ़ा देख लिया। अब कल का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि कल हम बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि सस्टेनेबिलिटी के फ़ायदे क्या हैं, इदारे को क्या फ़ायदे हैं, समाज को क्या फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदे हैं, फिर अकाउंटेंट्स को क्या फ़ायदे हैं, फिर जो सस्टेनेबिलिटी को नहीं फॉलो कर रहे उसके क्या रिस्क हैं, किस तरह से। तो कल जो है वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल बात होगी। आज वाली बात में हमने ट्रिपल बॉटम लाइन को, जो 3 एरियाज थे, उसको समझ के और थोड़ा सा माइंड मैप बना लिया है कि चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं। ये 2 दिन पहले मैंने सुनी, इंडिया में एक डिटर्जेंट यूज होता था, मतलब बहुत पहले, निरमा के नाम से। इंडिया में एक डिटर्जेंट यूज होता था, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। उसके जो ओनर था उसने देखा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है डिटर्जेंट का, तो क्यों ना मैं इसके जो इंग्रेडिएंट है सोडा ऐश, मैं उस तरफ चला जाऊं, इसकी प्रोडक्शन में मिनिमम करके, ठीक है, मैं उधर चला जाऊं, क्योंकि ये सोडा ऐश तो सबकी जरूरत है, ठीक है।
उसने सोडा ऐश इकट्ठा करना स्टार्ट किया मार्केट में और उसका मेजर सप्लायर वो बन गया। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। बैकवर्ड स्टार्ट कहाँ से किया, एक मार्केट के कंपेटिटर में, लेकिन क्या किया, चलते चलते उसने अपने आप को उस जगह पे ले गया जहाँ पर दुनिया शायद जानती भी नहीं है। इन्होंने कहा देखिए जी, बात ये है कि एक बिजनेस ये देखे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। मतलब एक बिजनेस ने इन्होंने कहा वॉशिंग पाउडर निरमा के उससे नाम से शुरू किया और वो वॉशिंग पाउडर थे, डिटर्जेंट थे। फिर उन्होंने देखा कि उनके जितने भी कंपेटिटर हैं वो खुद भी वो सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जो वॉशिंग से रिलेटेड जो वो है। तो बजाय इसके कि वो इसके डिटर्जेंट पे काम करता, वो उस सोडे का सप्लायर बन गया और अपने आप को भी और बाकी तमाम कंपेटिटर्स को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वो नामवर तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बैकएंड पे चला गया, लेकिन उसने देखा कि एक ऐसी नीड है जो सबकी नीड है और उस बिजनेस आइडिया से उसने बहुत बड़े लेवल पे ज़बरदस्त काम करना शुरू कर दिया। तो दिस हैपन्स सम टाइम कि हम चीज़ों को अगर डिफरेंट तरीके से सोचें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो बस सस्टेनेबिलिटी में भी ये है कि आपने चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से सोचना है। लेकिन दामन वक्त में जगह कम है, बाहर दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं, अगली क्लास के बच्चे आ रहे होंगे। ये तो ऐसा टॉपिक है कि कभी ना ख़त्म होने वाला है और हर दिन इस पर बात करके मज़ा आता है। मज़े भी लेते रहेंगे, समझते भी रहेंगे, पेपर भी पास कर लेंगे, दुनिया के भी काम आएंगे, लेकिन सही वक्त पे। अभी फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी के फ़ायदे और ओवरऑल इससे कनेक्टेड चीज़ें। मिलते हैं इंशाल्लाह। क्लास के बाहर आके आप ये अगला सवाल कर लें ताकि